वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम पीके नाक का सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 12.5। इस क्वेश्चन को आप पेज नंबर 520 पे फाइंड कर सकते हो। ये सिंगल हीटर रीजनरेटिव साइकिल के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल हीटर रीजनरेटिव साइकिल एक बार देख लो। इस तरीके से होता है। अगर हमें साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो हम रीजनरेटर यूज करते हैं। रीजनरेटर बेसिकली क्या होता है, टरबाइन के अंदर से जब स्टीम आधा एक्सपैंड कर चुका होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टरबाइन में कट करके इधर से स्टीम को रीजनरेटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो फीड वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉयलर में जाने से पहले ही क्या होता है, राइज हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें कम फ्यूल सप्लाई करना पड़ता है बॉयलर के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा सिंगल हीटर रीजनरेटिव साइकिल। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टीम एंटर द टरबाइन एट 30 बार प्रेशर एंड 400 डिग्री सेल्सियस। इस टरबाइन के अंदर जो स्टीम एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 30 बार। ठीक है, मतलब ये है हमारा ये है इनलेट पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो गया। दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 और 7। ठीक है, तो इनलेट टेम्परेचर है 30 बार, तो 30 बार का ये है प्रेशर लाइन। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस मतलब T1 टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे प्रेशर है 30 बार। 30 बार का मतलब है 3 मेगा पास्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्ट प्रेशर इज 0.10 बार। टरबाइन में से जब प्रेशर निकलेगा तब यहाँ पे P3, इधर है प्रेशर 0.10 बार। ठीक है, कंडेंसर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ये जो 3-4 लाइन है इस प्रेशर का नाम है, जो कंडेंसर प्रेशर है वो है 0.10 बार। 0.10 बार ये इक्वल होगा 0.10 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर 4, इसका मतलब है 10 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 10 किलो पास्कल। और कुछ दे रखा है, और कुछ डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है। यहाँ पे लिखा है द फीड वाटर हीटर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप विच ऑपरेट एट 5 बार। जो रीजनरेटर है उसी को हम कहते हैं फीड वाटर हीटर। ठीक है, रीजनरेटर है, इसका प्रेशर दे रखा है, मतलब P2 प्रेशर है। P2 प्रेशर है यहाँ पे 5 बार प्रेशर है। P2 इज 5 बार। 5 बार का मतलब है 0.5 मेगा पास्कल। ठीक है, मतलब ये है रीजनरेटर वाला लाइन, ये है 26। ठीक है, दिस प्रेशर इज 0.5 मेगा पास्कल। ठीक है, इस 30 बार को भी मेगा पास्कल में लिख दो, दिस इज 3 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीएस डायग्राम। इतना हमें डाटा गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है, दो पार्ट है इसके अंदर। सबसे पहले पास में हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है साइकिल का, और स्ट्रीम रेट कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी होता है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। ठीक है, स्टीम रेट इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। ठीक है, नेट वर्क डन क्या होता है, नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन इक्वल होता है टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क के। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है नेग्लेक्ट पंप वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। नेट वर्क डन इज इक्वल टू टरबाइन वर्क। ठीक है, टरबाइन वर्क ही हमारा नेट वर्क डन है, और टरबाइन वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो जो 1 से 3 है यही टरबाइन वर्क है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से स्टीम एंटर कर रहा है सपोज 1 kg। ठीक है, उसके बाद देखो टरबाइन के अंदर हमने थोड़ा सा कट किया जिससे स्टीम अब रीजनरेटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, सपोज लेट कर लेते हैं m मास का स्टीम रीजनरेटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो m मास का रीजनरेटर में जा रहा है, तो 2 से 3 क्या होगा, 1 माइनस एम के जी। ठीक है, 1 माइनस एम के जी मतलब यहाँ पे हो गया एम के जी। ठीक है, कंडेंसर के अंदर जो स्टीम जा रहा है दैट इज कॉल्ड 1 माइनस एम के जी। ठीक है, तो इस पूरे लाइन में इसको हटा दो, इधर भी 1 माइनस एम के जी है। ठीक है, रीजनरेटर में जाने के बाद एम मास प्लस 1 माइनस एम प्लस 1 माइनस एम, तो वापस से कितना हो गया 1 के जी। अब 1 के जी इधर बॉयलर के अंदर जा रहा है। ठीक है, दिस इज 1 के जी। इस तरीके से डायग्राम है। तो नेटवर्क डन देखो 1 से 2 1 के जी है, तो इसका देखो नेट 1 से 2 है, तो 1 से 2 का हम वर्क डन लिखते हैं H1 माइनस H2। टरबाइन के केस में हम इनलेट माइनस आउटलेट लिखते हैं। ठीक है, बाकी बॉयलर और हीट पंप इसके केसेस में हम आउटलेट माइनस इनलेट लिखते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 हो गया। अब 2 से 3 देखो, 2 से 3 1 माइनस एम के जी है, 1 माइनस एम के जी, 1 माइनस एम के जी, और ये हो गया H2 माइनस H3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन। अब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई का निकालते हैं। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, देखो रीजनरेटर ने क्या कर दिया, 4 से 6 रीजनरेटर ने क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया।
पहले ये था, जब हम रीजनरेटर यूज नहीं करेंगे तब टेम्परेचर यहाँ पे था, ठीक है। तो इस 4 टेम्परेचर से बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई होगा, लेकिन रीजनरेटर ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये जो है 1 से लेके 7, ये है हमारा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है। सो हीट सप्लाई यहाँ पे होगा H1 माइनस H7, आउटलेट माइनस इनलेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हीट सप्लाई। इस क्वेश्चन में देखो H7 और H6, ठीक है, ये पंप वर्क है, पंप वर्क को नेग्लेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, जो H6 है वो H7 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H1 माइनस H6। वैसे यहाँ पे देखो H4 और H5, ये जो 4 और 5 है ये पंप वर्क वाला है, ठीक है। पंप वर्क को हमने नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट करने का मतलब है, देखो पंप वर्क क्या होता है, पंप वर्क होगा पहले ये है फर्स्ट पंप और ये है सेकंड पंप। फर्स्ट पंप का देखो, फर्स्ट पंप है H5 माइनस H4, H5 माइनस H4, इन दोनों में जो इंथैल्पी है उन दोनों का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तभी तो हम पंप वर्क नेग्लेक्ट करें। तो इसका मतलब क्या है, H5 किसके इक्वल है, H4 के इक्वल है। सिमिलरली H6 इज इक्वल टू H7, ठीक है। अगर पंप वर्क नेग्लेक्ट करें तो इसका मतलब दोनों इंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो नेट वर्क डन निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई निकालेंगे, स्टीम रेट में भी हमें नेट वर्क डन डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, देखो H1, H2, H2 और H3, H1 और H7, ये हमें सिर्फ इंथैल्पी हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम H1 कैलकुलेट करते हैं। H1 इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये सुपर हीटेड जोन में है, सुपर हीटेड जोन के अंदर है, ठीक है। सुपर हीटेड जोन में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 30 बार है, ठीक है। P1 इज 30 बार एंड T1 इज 400 डिग्री सेल्सियस। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल देखते हैं। सुपर हीटेड स्टीम टेबल में ये रहा 3 मेगा पास्कल और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये रहा। तो यहाँ पे हम H1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 3230.8 और एंट्रोपी है 6.9211, ठीक है। इसको लिख देते हैं साइड में। एट 3 मेगा पास्कल टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेल्सियस, एंथैल्पी इज 3230.9, एंट्रोपी इज 6.9212, ठीक है। ये किलो जूल पर केजी में होगा और ये किलो जूल पर केजी केल्विन में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये रहा, ये लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर में आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम टेबल यूज करेंगे। लेकिन देखो थर्ड पॉइंट पे हमें एक डाटा पता है, प्रेशर पता है और एंट्रोपी भी पता है, बिकॉज एंट्रोपी देखो इस पूरे लाइन में 1, 2 और 3 तीनों लाइन पे एंट्रोपी सेम रहेगा, S1 इज इक्वल टू S2 एंड S2 इज इक्वल टू S3, ठीक है। तीनों पॉइंट पे एंट्रोपी सेम है। तो एट थर्ड पॉइंट एंट्रोपी इज S3 दे रखा है 6.9212, ठीक है। और प्रेशर यहाँ पे प्रेशर है 0.10 बार, 0.10 बार का मतलब है 10 किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर में देखो इस पॉइंट पे हमें सबसे पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा, तभी हम थर्ड पॉइंट पे इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें थर्ड पॉइंट पे हम स्टीम टेबल की मदद से एसएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। और एसएफ भी हम निकाल सकते हैं 10 किलो पास्कल पे, ठीक है। तो यहाँ से ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा। तो S3 इज इक्वल टू SF प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड दिस इज SFG, ठीक है। तो S3 कितना है 6.9212। SF स्टीम टेबल में देखते हैं 10 किलो पास्कल कहाँ पे होगा, 10 किलो पास्कल सैचुरेटेड स्टीम टेबल में ये रहा 9.59 एंड दिस इज 12.350। इन दोनों के बीच में आएगा 10 किलो पास्कल, इसका मतलब इंटरपोलेशन मेथड हमें यूज करना होगा, ठीक है। ये रहा एंट्रोपी SF और ये रहा SFG। तो यहाँ पे देख लो इस तरफ दिस इज 0.6386 एंड 0.7037, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करेंगे बाय इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। एट 10 किलो पास्कल इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई कर लेना, जिससे हमें SF मिलेगा। SF की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज 0.6493, ठीक है। और SFG आएगा 7.5009, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इंथैल्पी भी निकाल लो, एक काम करो HF भी निकाल लो और HFG भी निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये होगा HG है ये, दिस इज HFG, ठीक है। ये होगा, इन दोनों में इंटरपोलेशन मेथड लगेगा और HF इन दोनों में इंटरपोलेशन मेथड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 किलो पास्कल पे HF आएगा 191.83
HFG आ जाएगा 2392.8। ठीक है, ये सारा डाटा मतलब कितनी बार इंटरपोलेशन मेथड लगेगा, 4 बार इंटरपोलेशन मेथड लगेगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। SFG इज 7.5009। ठीक है, यहाँ से ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.836। ठीक है, अब यहाँ से हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं थर्ड पॉइंट पे। दिस इज HF प्लस X, दिस इज HFG। ठीक है, HF कितना है 191.83 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.836, HFG है 2392.8। ठीक है, यहाँ से H3 आ गया, दिस इज 2192.2 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे हमने इंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा सेकंड पॉइंट रह गया। सेकंड पॉइंट पे प्रेशर है 0.5 मेगा पास्कल और सेकंड पॉइंट पे एंट्रोपी भी कितना है 6.9212। ठीक है, बिकॉज S2 इज इक्वल टू S1। तो एंट्रोपी पता है, प्रेशर पता है। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है ये अब ये लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर में है या फिर सुपर हीटेड में आ रहा है, वेपर में आ रहा है, ये हमें नहीं पता क्योंकि ये तो हमने रैंडमली ड्रॉ किया था। इसको सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये इस वेपर डोम के अंदर आ रहा है या फिर बाहर लाई कर रहा है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, 0.5 मेगा पास्कल पे 0.5 मेगा पास्कल पे सैचुरेटेड स्टीम टेबल के अंदर देखते हैं। 0.5 मेगा पास्कल यहाँ पे आएगा 0.54 और 0.4759 इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में देखते हैं सैचुरेटेड वेपर पे एंट्रोपी देखते हैं। दिस इज 6.83 एंड दिस इज 6.7, 6.83 है और ये है 6.79। ठीक है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए एंट्रोपी, बट एंट्रोपी कितना है देखो, सेकंड पॉइंट पे हमें एंट्रोपी तो पहले से ही पता है। सेकंड पॉइंट पे एंट्रोपी है 6.92, 6.92, तो मतलब 83 और 79 के बीच में 92 तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इस वेपर डोम के बाहर है, मतलब ये हमने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हमें जो भी डाटा निकालना है वो हम सुपर हीटेड स्टीम टेबल से निकालेंगे। ठीक है, तो 0.5 मेगा पास्कल पे सुपर हीटेड स्टीम टेबल चेक करते हैं। ये सुपर हीटेड स्टीम टेबल है 0.5 मेगा पास्कल मतलब 500 किलो पास्कल। ठीक है, 0.5 मेगा पास्कल दिस इज इक्वल टू 500 किलो पास्कल। इस प्रेशर पे एंट्रोपी देखो, इस प्रेशर पे एंट्रोपी कितना है 6.92 से स्टार्ट है। ठीक है, 6.9211 है। यहाँ पे देखो 6.82 एंड 7.05 इन दोनों के बीच में है एंट्रोपी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बार टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। ये सैचुरेशन टेम्परेचर है और ये है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंथैल्पी आएगा 2748.7 एंड दिस इज 2855.4। ठीक है, बट यहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज हमें सैचुरेशन टेम्परेचर सबसे पहले निकालना होगा, तभी हम इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सैचुरेशन टेम्परेचर 500 किलो पास्कल, 500 किलो पास्कल का मतलब है 0.5 मेगा पास्कल, 0.5 मेगा पास्कल ये रहा, इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर आएगा वो होगा हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर, बिकॉज ये सैचुरेशन टेम्परेचर का लाइन है। ठीक है, तो 0.5 मेगा पास्कल पे सबसे पहले हम सैचुरेशन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। एट 0.5 मेगा पास्कल सैचुरेशन टेम्परेचर इज, इसको हम निकालेंगे इंटरपोलेशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो दिस इज 150 डिग्री सेल्सियस और 155 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 155 डिग्री सेल्सियस और हमें सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना है 0.5 मेगा पास्कल पे। ठीक है, 155 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है 0.54, 0.5431, 150 पे चेक करते हैं, 150 पे 0.4759, 0.4759, 155 minus saturation temperature and this is 155 minus 150 is equal to 0.5431 minus 0.5 divided by 0.5431 minus 0.4759। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सैचुरेशन टेम्परेचर आ जाएगा 151.831 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, इसका मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर है 151.83। अब इन दोनों टेम्परेचर पे देखो, सैचुरेशन टेम्परेचर और 200 डिग्री सेल्सियस इन दोनों में हम अप्लाई करेंगे इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, तब जाके हमारा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर पे एंट्रोपी कितना है 6.9211। उसके बाद फिर से हम इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करेंगे और फिर हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो करना कैसे है, ये है सैचुरेशन टेम्परेचर इज 151.831। ठीक है, और इस तरफ है 200 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसपे एंट्रोपी है 6.9211। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी कितना है 7.0592 और 151 पे कितना है दिस इज 6.8212। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करके निकालते हैं। दिस इज 200 माइनस टी and 200 minus 151.8 is equal to 7.0592 minus 6.9211। 7.0592 माइनस 6.8212। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा 172 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एंट्रोपी है 6.9211 ये किस टेम्परेचर पे है, ये 172 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे एंट्रोपी पता चल गया। अब हम इंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, इंथैल्पी निकालते हैं। अब वापस से इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, वापस से इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं किस पे, इन दोनों के बीच में अप्लाई करते हैं। दिस इज 6.8212 एंड दिस इज 7.0592। ठीक है, 6.8212 एंड दिस इज 7.0592। ठीक है, और एंट्रोपी इनके मिड में है 6.9211। इस एंट्रोपी पे इंथैल्पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 7.0592 इस पे इंथैल्पी है 2855.4। ठीक है, और इस पे है 2748। दिस इज 2748.4। ठीक है, चेक करते हैं 2748.7 है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। दिस इज 2855.4 माइनस इंथैल्पी। ठीक है, ये हम सेकंड पॉइंट पे इंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज 2855.4 minus 2748.7 is equal to 7.0592 minus 6.9211 divided by 7.0592 minus 6.8212। ठीक है, यहाँ से इंथैल्पी आ जाएगा सेकंड पॉइंट पे। सो H2 is 2796 किलो जूल पर केजी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे इंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया। अब किस किस पॉइंट पे रह गया, आप देखो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट पे आ गया H4, H5, H6, H7। देखो H6 इज इक्वल टू H7 एंड H5 इज इक्वल टू H4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट पे, इस 4 पॉइंट पे प्रेशर कितना है 0.10 बार है, 10 किलो पास्कल है। 10 किलो पास्कल पे अभी हमने एंथैल्पी निकाला था। यहाँ पे देखो ये 10 किलो पास्कल पे एंथैल्पी है HF, सैचुरेटेड लिक्विड है ना ये पॉइंट, सैचुरेटेड लिक्विड। तो जो HF है ये इक्वल है किसके, दिस इज इक्वल टू H4। ठीक है, और H4 किसके इक्वल है, H5 के इक्वल है। अब उसके बाद H6 आ जाओ, 0.5 मेगा पास्कल, 0.5 मेगा पास्कल गिरा, इस पॉइंट पे HF निकालना है। दिस इज HF और ये आ रहा है 632.18 एंड 653.82। ठीक है, तो यहाँ पे इंथैल्पी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज H6 इज इक्वल टू H7 एंड इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करना, ये आ जाएगा 640.23 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इनके बीच में इंटरपोलेशन मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज देखो दोनों डाटा हमें पता है। तो इंटरपोलेशन मेथड लगा के 632 और 653 इन दोनों के बीच में आएगा 640.23। ठीक है, तो ये आ गया, सारा डाटा हमें पता चल गया। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, नेट वर्क डन, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, इनके अंदर वैल्यूज पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट वर्क डन निकालते हैं। नेट वर्क डन इज इक्वल टू टर्बाइन वर्क, लेकिन देखो टर्बाइन वर्क के एक्सप्रेशन में क्या है, दिस इज H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस M इज इक्वल टू H2 माइनस H3। ठीक है, सबसे पहले हमें मास कैलकुलेट करना होगा, मास कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके अंदर देखो रीजनरेटर के अंदर देखो क्या जा रहा है, हॉट स्टीम जा रहा है, और जो ये फीड वाटर है, ये भी रीजनरेटर के अंदर जा रहा है। तो फीड वाटर का टेम्परेचर कम है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर है एक तरीके से, और स्टीम क्या है, हॉट है। तो जब ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम अपना टेम्परेचर लूज करेगा, फीड वाटर टेम्परेचर अपना गेन करेगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इन रीजनरेटर। ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इन रीजनरेटर। तो रीजनरेटर के अंदर स्टीम देखो, रीजनरेटर के अंदर कितना एनर्जी है, तो यहाँ देखो एम मास का हॉट स्टीम है रीजनरेटर के अंदर, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है H2 से H6, यही है रीजनरेटर। तो देखो इसका इंथैल्पी कैसे लिखेंगे हम, मास एंड दिस इज H2 माइनस H6। ठीक है, फीड वाटर का हो गया 1 माइनस एम के जी है, 1 माइनस एम के जी है, और इसका हो जाएगा H2 H6 माइनस H5। ठीक है, ये हो गया एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। H2 पता है, H6 पता है, H6 पता है, H5 पता है।
यहाँ से हमारा मास कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो H2 कितना है 2796 माइनस 640.23 इज इक्वल टू 1 माइनस m एंड H6 इज 640.23 माइनस H5 है 191.83, ठीक है। यहाँ से मास आ जाएगा 0.203 kg, ठीक है। यहाँ से मास आ गया, आप निकालते हैं नेट वर्क डन। नेट वर्क डन इज इक्वल टू H1 आया था 3230.9 माइनस 2796 प्लस मास हमने कैलकुलेट किया 0.203, ठीक है। H2 इज 2796, H3 इज 2192.3, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा नेटवर्क डन। दिस इज 916.13 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई भी आ जाएगा। दिस इज H1 माइनस H7 था, ठीक है। और H7 किसके इक्वल है, H6 के इक्वल है। तो H1 देखो, H1 है 3230.9 माइनस H6 है 640, ठीक है। यहाँ से हीट आ गया 2590.67 किलो जूल पर केजी, ठीक है। आप एफिशिएंसी अब निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इज नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है। नेट वर्क डन है 916.13, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है 2590.67, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.3536, इसका मतलब क्या है 35.36% एफिशिएंसी है, ठीक है। अब स्टीम रेट कैलकुलेट करते हैं। स्टीम रेट इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय नेट वर्क डन। नेट वर्क डन इज 916.13, ठीक है। स्टीम रेट आ गया 3.93, इसका यूनिट होता है केजी डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर, ये यूनिट होता है स्टीम रेट का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एफिशिएंसी एंड स्टीम रेट एज कंपेयर टू द रैंकाइन साइकिल विदाउट रीजनरेशन। इसका मतलब क्या है, हमें देखना है कि अभी हमने जो केस किया था वो रीजनरेटर का केस था, ठीक है। अब हमें दूसरा केस करना है जिसमें रीजनरेटर यूज नहीं किया है, विदाउट रीजनरेशन, ठीक है। और फिर उन दोनों को हमें देखना है कि कितना एफिशिएंसी बढ़ रहा है, कितना स्टीम रेट इंक्रीज हुआ है और कितना मीन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है जब हमने रीजनरेटर यूज किया है तब, ठीक है। तो रीजनरेट वाला केस तो हमने कर लिया, अब हमें विदाउट रीजनरेशन वाला केस करना है। तो विदाउट रीजनरेशन वाला स्टार्ट करते हैं। दिस इज विदाउट रीजनरेशन, विदाउट रीजनरेशन, ठीक है। विदाउट रीजनरेशन का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सिंपल रैंकाइन साइकिल है। दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 और दिस इज 5, ठीक है। इसका डायग्राम देखो, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट और दिस इज फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट। ये उसके अकॉर्डिंग लिखा है हमने, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पॉइंट पे एंथैल्पी पता है और थर्ड पॉइंट पे एंथैल्पी पता है, फोर्थ पॉइंट पे भी पता है और फिफ्थ पॉइंट पे भी पता है। दिस इज पॉइंट 10 बार एंड दिस इज 30 बार, ठीक है। तो ये सारा डाटा तो हमें पता है, बस हमें डायरेक्ट निकालना है। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू H1 माइनस H3, ठीक है। H1 इज 3230.9 माइनस H3 आया था 2192.2 इज इक्वल टू 1038.7 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई निकालते हैं। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज इक्वल टू H1 और H5, ठीक है। H5 इज इक्वल टू H4, ठीक है। तो H1 और H4 ये पूरा हम, ठीक है, ये हमारा हीट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। तो H1 माइनस H4 3230.9 माइनस H4 का वैल्यू आया था 191.83, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3039.07 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यहाँ से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क डन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई 1038.7 एंड दिस इज 3039.07, ठीक है। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा 0.3418 दैट इज इक्वल टू 34.18%, ठीक है। तो कितना एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखो रीजनरेशन के केस में एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। रीजनरेशन यूज किया तो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, तो कितना है 0.3536। विदाउट रीजनरेशन था 0.3418, कितना एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.18, ठीक है। तो इतना साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब स्टीम रेट कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालना है। तो स्टीम रेट, ठीक है, ये विदाउट रीजनरेशन है। दिस इज विदाउट रीजनरेशन, ठीक है। स्टीम रेट निकालते हैं। स्टीम रेट विदाउट रीजनरेशन is equal to 3600 divided by net work done is 1038.7,
ठीक है, यहाँ से स्टीम रेट आ जाएगा 3.46 kg किलोवाट आवर। कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज इन स्टीम रेट। ठीक है, पहले कितना था विदाउट रीजनरेशन में? 3.93 था। 3.93 माइनस 3.46, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.476 kg किलोवाट आवर। ठीक है, 0.476 इंक्रीज हुआ है। अब मीन टेम्परेचर हमें निकालना है। मीन टेम्परेचर तो हमने मीन टेम्परेचर पहले हम निकालते हैं विद रीजनरेशन का, विद रीजनरेशन। ठीक है, मीन टेम्परेचर देखो ऐसे निकालते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय मीन टेम्परेचर। सो मीन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एस। ठीक है, अब जो ये हीट है, हीट का एक्सप्रेशन था H1 माइनस H6 था, और डेल्टा एस था, डेल्टा एस आएगा S1 माइनस S6। तो यहाँ पे हम मीन टेम्परेचर देखते हैं, जो H1 माइनस S6 है ये देखो हीट के इक्वल आएगा 2590.67। ठीक है, अब एंट्रोपी देखो S1 एंट्रोपी था 6.9211। ठीक है, और H6 पे एंट्रोपी है 1.8607। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 511.95 केल्विन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 238.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज विदाउट रीजनरेशन। विद रीजनरेशन करते हैं मीन टेम्परेचर, विद रीजनरेशन। ठीक है, विद रीजनरेशन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कितना है? H1 माइनस H4। एंट्रोपी हो जाएगा S1 माइनस S4। ठीक है, तो H1 माइनस H4 है 3039.07, इसके इक्वल है। S1 है 6.9211 माइनस S4 है 0.6493 के इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 484.55 केल्विन, जिसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये आएगा 211.4 डिग्री सेल्सियस। सो इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर इज इक्वल टू, विदाउट रीजनरेशन मीन टेम्परेचर था 238.8 माइनस 211.4। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है? 27.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सो इस तरीके से हमें रीजनरेशन हीट साइकिल का न्यूमेरिकल सॉल्व करना था।